2026 में प्रॉपर्टी मार्केट स्लो क्यों लग रही है? क्या रियल एस्टेट का बबल फूट गया है? क्या वॉर और ग्लोबल टेंशन की वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया की रियल एस्टेट पर? और क्या बैंक डूब रहे हैं? क्या एक स्मार्ट इन्वेस्टर को अब मार्केट से एग्जिट कर लेना चाहिए? सो हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं सारे टॉपिक्स को कि एक्चुअली में रियल एस्टेट में चल क्या रहा है। क्योंकि कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि मार्केट क्रैश होने वाली है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि यही टाइम है वेल्थ क्रिएट करने का। अगर बाजार नीचे जा रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी प्रूव हो सकती है। कोई कह रहा है कि मार्केट तो अभी बहुत अच्छी चल रही है, कोई कह रहा है खराब चल रही है। अगर किसी ने आकर ये बोल दिया कि भाई रियल एस्टेट का बाजार का बबल फूट गया है, तो उसको बहुत ज़बरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ जाएगा रियल एस्टेट के एम्प्लॉयज़ या ब्रोकर्स या बिल्डर की साइड से। अगर वो ये कहते हैं कि बबल फूट गया है, अगर नहीं फूटा है तो उसको जो है इन्वेस्टर्स की जो है ट्रोलिंग झेलनी पड़ेगी, या लगा लो कि उनके बारे में सुनना पड़ेगा। तो एक आम आदमी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई आगे आकर बोलता है तो वो कहीं ना कहीं उस सच को बता भी नहीं पा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे विदाउट एनी फियर के। हम बहुत ही सटीक बात करेंगे कि एक्चुअली में रियल एस्टेट में चल क्या रहा है। क्या रियल एस्टेट का बबल फूट गया है? देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रियल एस्टेट का बबल होता क्या है। ये बबल चीज क्या है? ये कौन सा बुलबुला है ये जिसको रियल एस्टेट का बबल बोला जाता है और हर कोई आता है इसको फोड़ने में लगा हुआ है? तो देखो भाई, रियल एस्टेट में बबल तब बनता है जब प्रॉपर्टी प्राइजेस रियलिटी से ज्यादा फास्ट ग्रो करने लग जाती है। मान लो कि ये डिमांड, इतनी डिमांड नहीं है जितनी सप्लाई हो रही है। अगर किसी एरिया में एक्चुअल डिमांड कम हो, लेकिन स्पेकुलेशन और हाइप की वजह से अगर प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएं, तो ऐसे में बबल क्रिएट हो जाता है और बायर्स कम होने लग जाते हैं, तो प्राइसेस ऑलरेडी गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, रियल एस्टेट की नैया जो है डूबने और ना डूबने की कगार पर ऐसे ही फ्लॉट करती रहती है। अब सवाल ये आता है कि इंडिया में क्या एक्चुअली में ये जो पूरा का पूरा रियल एस्टेट बबल है, क्या पूरे इंडिया में खराब हो रहा है, या जो भी ग्लोबल क्राइसिस चल रही है क्या उनका असर इंडिया की सारी मार्केट्स पे पड़ रहा है? तो इसका एक सटीक जवाब है भाई नहीं, क्योंकि हर जगह का रियल एस्टेट बाजार अलग है। सारा रियल एस्टेट बाजार एक जैसा नहीं है। कुछ सिटीज ऐसी हैं जो स्टिल स्ट्रांग है, कुछ मार्केट ऐसी है जो ओवर हाइप्ड है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो स्लो डाउन की नैया में डूब चुके हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं तो प्राइम लोकेशंस में डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। लग्जरी हाउसिंग कुछ सिटीज में ग्रो कर रही है, लेकिन ओवर सप्लाई जहां पर है वो एरिया प्रेशर में है। यानी कि मार्केट कंप्लीटली क्रैश नहीं हुआ है, लेकिन इजी मनी वाला फेस जरूर खत्म हो चुका है। अगर मैं बात करूं गुड़गांव की, जैसे मैं गुड़गांव रियल एस्टेट करती हूं, तो यहां पर अभी हाई राइज का बाजार स्लो है। क्यों? क्योंकि हर एक बिल्डर लग्जरी ले आया, हर एक बिल्डर जो है प्रीमियम सेक्टर में आ चुका है, हर एक बिल्डर जो है वो एक जैसे रेट लेकर आ गया है। तो एक आम आदमी के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। सेम वही पेमेंट प्लान आ गया है, और सबसे बड़ी बात ट्रिकी हो गया, क्योंकि जो प्रोमिसेस उनको किए जाते थे कि भाई हाँ आप 30% पेमेंट दे दो और अगली पेमेंट आपकी देने से पहले हम आपका बिकवा देंगे, लेकिन इस बात को चाहे मेरे और मेरे जैसे कितने ही लोग बोल रहे कि यार ऐसा मत करो ये वो, लेकिन आपको पता है इन्वेस्टर की भी गलती होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कहीं ना कहीं चाटुकारिता का शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको वो वाले लोग अच्छे लगे, अरे भैया ये, अरे भैया आप तो ऐसे हो, अरे भैया ये वो, भैया भैया करके बस सोचो कि उसके नैया डुबाने में लग जाते हैं। तो भाई प्रॉब्लम आई है, ज़रूर आई है, लेकिन जिन लोगों के पास सफिशिएंट अमाउंट था, अगर मान लो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी और पूरे 5 करोड़ का ब्योत लेकर अगर बंदा बैठा है, तो वो प्रॉब्लम में नहीं है। प्रॉब्लम में वो आदमी है जिसके पास 1 करोड़ रुपया तो देने के लिए था, 30-40 लाख रुपए का लोन कराया, तब जाकर 30% पेमेंट हुई है, तो अगली पेमेंट कैसे देगा? इस चीज की वजह से गुड़गांव का जो रियल एस्टेट में हाई राइज का बाजार है वो स्लो डाउन हुआ है। अब हम बात करेंगे वॉर का सीधा असर रियल एस्टेट पर है या नहीं है। अब देखो, अगर वर्ल्ड में कहीं पर भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो उसका सीधा असर इकोनॉमी पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इंडिया भी उससे बच नहीं सकता। हम कोई ऐसे वो कोई दूसरे प्लेनेट पर नहीं रहते कि हम पे असर नहीं पड़ेगा। तो वॉर का जो रियल एस्टेट पर इंपैक्ट पड़ता है ना, वो कैसे पड़ता है? देखो,
सबसे पहले तो अभी आपने देखा होगा कि ये पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं, एनर्जी क्राइसिस आ गए हैं, ये तो चलो दूसरी बात होगी। अगर हम रियल स्टेट को इसको कनेक्ट करके देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ गई है ना। वॉर और ग्लोबल सप्लाई इशू की वजह से स्टील महंगा, सीमेंट महंगी, फ्यूल महंगा, तो इन सारी चीजों का असर क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन पे पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन महंगी हो रही है तो भैया बिल्डर कहेगा कि नहीं नहीं, जो चीज में 14,000 की पहले बेच रहा था वो मैं 18 की बेचूंगा, क्योंकि उसकी पॉकेट पे असर पड़ रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। अब कॉस्ट जब बढ़ जाती है ना तो बिल्डर प्राइजेस इंक्रीज करने पड़ते हैं, उनको मजबूरी में करने पड़ेंगे, चाह कर भी नहीं वो इससे बच सकते हैं कि भाई दया धर्म नहीं होता है इस टाइप की चीजों में, उनको अपनी कॉस्ट तो निकालनी ही पड़ेगी, मुनाफा तो कहीं ना कहीं से निकालना है भाई उसको। नंबर 2, पहले बात करिए हमने वॉर के इम्पैक्ट की, अब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर के फियर की। अनसर्टेनिटी में लोग कैश होल्ड करना प्रेफर करते हैं, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना भाई, वो पोस्टपोन कर देते हैं। लग्जरी बायर क्या होता है, वो कॉशियस हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो इन चीजों की वजह से क्या होगा कि वो अपने आप को स्ट्रेटेजिक चीजों में कर देते हैं कि भाई वो रुक जाते हैं, अपना हाथ खींच लेते हैं कि भाई मेरा माल था अभी नहीं कट रहा, चलो कोई बात नहीं, खत्म करो, मेरे को ऐसे बराबर करके दे दो, मुझे आगे रखना ही नहीं है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स इससे बचते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट जो है उसका इंपैक्ट बहुत पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जब होम लोन एक्सपेंसिव होगा तो प्रॉपर्टी डिमांड ऑलरेडी स्लो हो जाएगी, समझ रहे हो आप। एक मिडिल क्लास आदमी अपनी, जब उसकी नौकरी सेफ है, उसकी ईएमआई वो ढंग से भर सकता है, तभी तो जाकर वो कोई प्रॉपर्टी लेगा जिसमें वो होम लोन ले सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो वो कैसे ले लेगा, वो अपना ईएमआई का घर कैसे बना लेगा, वो नहीं लेगा। इसलिए जो मिडिल क्लास का सेगमेंट है वो भी दूर हो जाता है। अब क्या बैंक डूब रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया पर एक फियर बहुत वायरल है, एक डर बना हुआ है कि बैंक डूब रहे हैं। ले दे के कोई भी न्यूज आ जाती है कि भाई फलाने बैंकों से कि बैंक से 61,000 करोड़ रुपए का जो है कैश लोगों ने निकाल लिया है। एक बैंक से न्यूज़ आ जाती है कि भाई वो बैंक अभी आगे नहीं काम करेंगे। अभी जैसे उदय कोटक, जो कोटक बैंक के लीडिंग हेड है, उन्होंने बोला कि भाई आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों से जो है इस पे प्रॉब्लम आ जाती है। अब रियलिटी क्या है, देखो इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है प्रेशर में ज़रूर है, लेकिन कंप्लीटली कोलैप्स जैसी सिचुएशन नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? अब प्रॉब्लम क्या है? देखो लोन डिफॉल्टर, हाई डेप्ट, क्रेडिट प्रेशर, इकोनॉमी स्लो डाउन, रियल स्टेट फंडिंग रिस्क, ये मैटर जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं रियल स्टेट में एक डर का माहौल बना देते हैं। अब बैंक का बिजनेस क्या होता है भाई? बैंक का काम है लोन देना, और अगर मान लो मुझे लोन ले लिया और मैं ईएमआई नहीं भरता तो बैंक प्रेशर में आ जाते हैं। मैं अगर मान लो मैंने कोई लोन ले लिया और मैं देने से मना कर दूं तो प्रेशर तो आएगा, मैंने मना कर दिया, डंडा उन पे भी पड़ रहा है। तो इन सारी चीजों का असर क्या आता है? कहीं ना कहीं रियल स्टेट पर पड़ता है। लेकिन इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट है। इसी वजह से जो इंडियन बैंक है ना वो ग्लोबली कंपैरेटिवली स्टेबल माने जाते हैं। इंडियन बैंक्स काफी स्टेबल माने जाते हैं बाहर के बैंकिंग के कंपैरिजन में। स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और वीक लीडर को भी प्रेशर इसमें हो जाता है एक तरीके से। लेकिन पूरा बैंकिंग सिस्टम ओवरनाइट कोलैप्स हो गया अगर, तो ऐसा सिनेरियो अभी दिखाई नहीं दिया है। ऐसे अभी भी सारे काम हो रहे हैं, अभी भी सारी चीजें हो रही हैं स्मूथली, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन फिर भी क्या है ना कि इन चीजों से ओवरकम हम लोग कहीं ना कहीं कर पा रहे हैं एक तरीके से। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो अपील थी, जो पीछे आपने देखा होगा इन्होंने अपील करी थी जिसमें 7 अपील उन्होंने करी थी, उसका रियल स्टेट पर बहुत ही देखा जाए तो असर है। नरेंद्र मोदी ने बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर फोकस की बात करी है। तो अगर हम लोग उनकी अपील की बात करें तो कहीं ना कहीं रियल स्टेट पर उनकी बात का पॉजिटिव असर है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो आप पैसा बाहर दे रहे हो, जो दुबई, चाइना में जो आप इन्वेस्ट करके आ रहे हो वो आप अपने देश में करो। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात करी, स्मॉल सिटीज, एक्सप्रेसवे, मेट्रो का जो एक्सपेंशन हो रहा है, हाउसिंग डेवलपमेंट है, अर्बन इंफॉर्मेशन की बात है। तो इसका जो है डायरेक्ट असर पड़ता है कहीं ना कहीं रियल स्टेट पर।
जैसे पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि गोल्ड की बात करी थी, हैवी मात्रा में अगर कोई गोल्ड का करता है इन्वेस्टमेंट, तो उन लोगों को ये बोला था, ये 5-7 लाख रुपए वालों की बात नहीं थी भाई। तो अगर इसको भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का ये है कि इन हाउस अगर आप रहोगे, अपने घर में रह के इन्वेस्टमेंट करोगे, तो अपने ही बिल्डर को सपोर्ट करोगे, अपनी सरकार को सपोर्ट करोगे, तो आपका दिया हुआ पैसा कहीं ना कहीं अपने देश में घूम रहा है। तो इन बातों का अगर हम बात करके चले तो रियल एस्टेट पर तो देखो पॉजिटिव असर पड़ा है। अब जहां फॉर एग्जांपल जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जहां पर मेट्रो आती है, वहां प्रॉपर्टी डिमांड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। जहां पर एक्सप्रेस वे बनेगा वहां पे लैंड प्राइसेस अपने आप अप्रिशिएट कर जाएंगे, है ना। अब फॉर एग्जांपल जैसे सिटीज हैं, जैसे कि मान लो नोएडा है, गुड़गांव है, आपका ये जो द्वारका एक्सप्रेस वाली बेल्ट है, आपका जो दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर है, या टायर 2 सिटीज में आप लगा लो सोनीपत है, बहादुरगढ़ है, रोहतक है, इन सिटीज में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का फोकस है कि हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बढ़ाना है उनको। तो लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट के सेंटिमेंट्स को जो है पॉजिटिव कर रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट में प्रॉब्लम है। अगर आप ये सोचोगे कि भैया आज मैंने प्लॉट ले लिया मैडम, 3 महीने के बाद बता देना इतना रेट हो जाएगा तो हम बेच देंगे, वो सिनेरियो नहीं है। यू हैव टू बी लाइक पेशेंस, पेशेंस इज द की इन दिस मार्केट, है ना। और सबसे बड़ी बात, अब आप बोलोगे कि मैडम इतनी सारी बातें तो आपने बता दी, लेकिन ऐसे में इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए, यही बोलोगे ना कि मैडम इतनी सारी बातें बता दी, अगर पॉजिटिव असर है तो क्या मैं अभी कुछ ले लूं, है ना। या आपने बोल दिया कि ग्लोबल टेंशन है, मैं रुक जाऊं, बैंक डूब रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखो इस बात का सोल्यूशन सिर्फ इतना है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो 2026 में अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस सिनेरियो को समझो। एक बार मोदी जी आकर कुछ बोलते हैं, सेंटिमेंट्स गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी ने कुछ भी बोल दिया तो आप इन्वेस्ट कर लो कि हाँ भाई लोगों ने तो ये बोला था कि भाई मोदी जी ने इतना सब कुछ बोल दिया है तो जाके ही मैंने ये इन्वेस्टमेंट कर लूँ। नहीं, ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है हमने। सिर्फ हाइप के चक्कर में हम लोगों ने प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। प्रॉपर रिसर्च करो, लोकेशन की, कनेक्टिविटी की, कहाँ डिमांड है, कहाँ पर बिल्डर रेपुटेशन उसकी क्या मैटर करती है, कहीं वो भाग तो नहीं जाएगा, फ्यूचर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पहले क्या बना रखा था, है ना कहीं आप प्लॉटिंग वाली डेवलपमेंट में पैसा लगा सकते हो, है ना। और आज के टाइम में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा पैसा एक जगह पर लॉक मत करो भाई। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि भाई वो करेंगे कि भाई मैंने तो हाई राइज में पैसा लगा दिया। देखो आज के टाइम पे आप प्लीज़, मैं यहाँ पे किसी की मार्केट को नेगेटिव नहीं कर रही हूँ, बट एक ही बात बोलूँगी, अगर एक प्योर वेल्थ क्रिएट करनी है, ठीक है, देन गो विद द प्लॉटिंग। और प्लॉटिंग भी लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आज कोई प्लॉट लेकर रख दो और भाई 15 साल के बाद पूछना, भूल जाओ पेपर रख के, मेरे पास रख देना, नहीं तो कि ये पकड़ो मैडम 15 साल बाद आऊँगा पेपर लेने, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा। रियल एस्टेट में क्विक रिच की कोई स्कीम नहीं होता, जल्दी अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर 5 से 10 साल का विजन इन्वेस्ट करेंगे तो ही पैसा बना पाएंगे। और ये बात आप मेरी लिख के रख लेना और इस वीडियो को चाहे तो सेव कर लेना। प्राइम लोकेशंस पर फोकस करोगे, अगर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया पर लॉन्ग टर्म का विजन रख के अगर काम करोगे तो भाई साहब पैसा बनाकर निकलोगे ऐसी मार्केट में भी। और एक बात सबसे बड़ी, आप मेरी बात को, इस बात को ध्यान से सुन लेना, और अगर सुने तो इस लाइन को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मेरे को पता लग जाएगा कि आपने ये बात जो है ध्यान से सुनी है। डर और लालच दोनों को कंट्रोल करो। फियर और ग्रीड ये दोनों ही घातक हैं आपके लिए। डर में करोगे, फोमो में करोगे, किसी के कहने से इन्वेस्टमेंट कर लोगे, भाई साहब फंसोगे। और लालच में कि अच्छा अभी तो इतना रेट मिल रहा है, थोड़ा सा और मिल जाएगा तब मैं बेचूंगा, नहीं। जहां पर आपका डिजायरेबल प्रॉफिट आपको मिल गया ना भाई साहब, निकल जाओ, कहीं और इन्वेस्ट करो, पैसे को घुमाओ। जिस दिन पैसे को घुमाना सीख जाओगे ना भाई साहब, उस दिन लाइफ सेट है। और इस बाजार में इमोशंस की कोई कदर नहीं होती है, ये बात आप ध्यान से सुन लेना। मैं बहुत जबरदस्त डायलॉग मार रही हूँ इस वीडियो में, और ये सारे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एनीवेज देखो भाई, एक तो आप लगा लो कि डर के माहौल में अपॉर्चुनिटी कई बार मिस भी हो जाती हैं, और कई बार आप गलत इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हो। और ग्रीड यानी कि लालच एक बुरी बला है, 5वीं क्लास में भी पढ़ते आए हम, लालच हमेशा बुरी बला ही होता है। तो ग्रीड में रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं हम
भटक जाते हैं अपने भाई रास्ते से। तो अपने गोल क्लियर रखो। अगर आपका गोल क्लियर है ना कि इतना पैसा मैंने लगाया है और इतने दिन के बाद मुझे इतना पैसा लेके निकल जाना है, तो आप कभी मार नहीं खाओगे रियल स्टेट में खास करके। तो 2026 के रियल स्टेट की अगर हम बात करेंगे ना, तो भाई कंफ्यूजिंग तो है, हम भी कंफ्यूज हैं, बिल्डर भी कंफ्यूज है, वो इतना माल ला रहा है हजार हजार करोड़ का, वो भी कंफ्यूज है कि क्या करूं, लेकर आऊं कि नहीं लेकर आऊं। लेकिन बाजार कभी नहीं मरता है, सेंटिमेंट्स पर काम करो। बबल्स कुछ एरिया में जरूर है, कुछ एरिया हैं जो एक्चुअली में स्लो हैं। डाटाज नंबर पे बात करेंगे तो बहुत सारे बिल्डर हैं, ये अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो नहीं उस तरीके से बिक रहे हैं जैसे पहले हो जाते थे, एक दिन में सोल्ड आउट, 2 दिन में सोल्ड आउट, अब नहीं हो रहा है भाई सिस्टम ऐसा। लेकिन वॉर और ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, इसका इम्पैक्ट है, बैंक्स पर प्रेशर है, लेकिन इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी भी स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अर्बन ग्रोथ फ्यूचर की डिमांड क्रिएट कर रही हैं। और ये बात आप मेरी लिख के रख सकते हो। स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी पैनिक नहीं करेगा, वो रिसर्च करेगा, वो टाइमिंग समझेगा, वो लॉन्ग टर्म का विजन रखेगा, तब जाकर इन्वेस्टमेंट करेगा। आप समझ गए? अब समझ गए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, और जितने लाइक आएंगे ना, फील आएगी कि हाँ भाई मतलब मजा आ रहा है लोगों को, कि मेरी बातों से कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा है सुन के। तो भाई एक लास्ट में बात बोलना चाहती हूं मैं, इन्वेस्टमेंट करो तो अपने दिमाग के सारे ढक्कन खोल के करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए मास्टर प्लान को जरूर देखो, और अगर हो सके तो बात अगर वेल्थ क्रिएट करने की हो, बात अगर ये हो कि भाई फ्यूचर में पैसा बनाना, तो भाई साहब जमीन का टुकड़ा लेकर रख लेना, प्लॉट लेकर रख लेना। गुड़गांव के जितना बजट नहीं है सोना में ले लो, सोना का बजट नहीं है तो क्या कहते हैं पलवल में ले लो, वहां का बजट नहीं है चाहे रोहतक बहादुरगढ़ किसी बेल्ट पर भी ले लो, लेकिन प्लॉट ले लो, फार बेटर डिसीजन रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट का। और हाँ, अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का, देन गो विद ए गुड एंड रेप्यूटेड बिल्डर। उसमें भी आप जो है धोखा नहीं, कभी भी रिग्रेट फील नहीं करोगे अगर सफिशिएंट अमाउंट है तो। अगर आपका 2 करोड़ का बजट है भाई, तो 2 में ही जाओ, 2.25 भी नहीं। बिल्डर की, ब्रोकर की ऐसी तैसी, वो चाहे कितना ही बोले कि सर लोन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं जाना। 2 करोड़ का बजट है, 2 करोड़ से 1 रुपया भी ऊपर नहीं जाना है, चैन की नींद सोनी है। तो भाई चैन की नींद सोना है और अपडेट रहना है रियल स्टेट की खबरों से, तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।